परम श्रद्धे जननायक प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और इस पूरे रायबरेली जनपद के कोने कोने से आए हुए पितातुल बुजुर्गों, नौजवान बहादुर साथियों, हमारे वक्ता ने कहा यह संकट सरकार लेकर आई है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इस देश का जो संकट है वो सरकार लेकर नहीं आई है, वो इस देश का प्रधानमंत्री मोदी है जिसने इस देश को संकट में डालने का काम किया है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जननायक राहुल गांधी जी देश के कोने कोने में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी ही लड़ाई 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। तब इसी रायबरेली की धरती से और लोधवारी में जन्म लेने वाले वीरा पासी ने केवल जन्म ही नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए उसने रायबरेली में लड़ाई लड़ी। राणा मेनी बादों को ही अंग्रेजों से छुड़ाने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों से लड़ने का काम इस बाहुबली वीर वीरा पासी ने करने का काम किया। उसकी वीरता के कारण ही रायबरेली के कोने कोने में उसको वीर बहादुर कहा जाता था। और 1857 की लड़ाई लड़ने वाले मेरे मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत पड़ी तो उन्नाव के गुलाब सिंह लोधी ने लड़ने का काम किया। मेरे मित्रों, अवंतीबाई लोधी ने 1857 की लड़ाई लड़ी है। वीरांगना उदा देवी पासी ने लड़ाई लड़ने का काम किया। और आपके हरदोई में मदारी पासी जब किसानों के लिए लड़ रहे थे तो कोई और नहीं लड़ रहा था, वो मदारी पासी लड़ रहा था। मेरे मित्रों, वो मक्का पासी लड़ रहा था। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, झलकारी बाई कोरी 1857 की लड़ने वाली वो बहादुर सेना थी। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज फिर से आपको ये मूर्ति का अनावरण नहीं किया है जननायक राहुल गांधी ने। वो वीर सपूतों और विशेष करके अगर वीरा पासी के तुम वंशज हो और आज तुमको इन अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत है तो तुमको वीरा पासी बनना होगा और इस सरकार के खिलाफ आपको लड़ना होगा, क्योंकि इस सरकार, ये भारत की सरकार नहीं है मेरे मित्रों। ये मोदी ने एक ऐसी सरकार चला रही है जिसका कंट्रोल अमेरिका कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश के कोने कोने से हर जाति धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, आज फिर से इस देश को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आपको वीरा पासी बनना होगा और तभी बन पाओगे जब जननायक राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलोगे। आपको निडर होना पड़ेगा, आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, आपको इस देश की आजादी की लड़ाई फिर से लड़नी होगी। अगर देश का खजाना ऐसे लूटता रहेगा तो यह देश बचेगा नहीं। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, हाथ जोड़ता हूं, मूर्ति पर केवल अनावरण से काम नहीं चलेगा। अगर वीरा पासी की संतान हो तो यह लड़ाई आपको रायबरेली से शुरू करनी होगी और इस भारतीय जनता पार्टी को जब तक उखाड़ कर फेंक नहीं दोगे तब तक इस आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज जननायक राहुल गांधी जी केवल वीरा पासी का अनावरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस इतिहास को उन्होंने याद कराया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रायबरेली की धरती पर आता है, लेकिन वो वीरा पासी के चरणों में एक फूल नहीं चढ़ाता है। और आज हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने उस मूर्ति का अनावरण नहीं किया है, उस 1857 की याद दिला दी है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ोगे और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाओगे। जब तक सरकार नहीं आएगी हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आप अपने रोजी रोटी और हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हो, अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी लेना चाहते हो, तो आपको इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वीरा पासी। वीरा पासी अमर रहे। दोनों हाथों से हाथ उठाकर कहो, वीरा पासी अमर रहे, वीरा पासी अमर रहे। महाबली वीरा पासी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और रायबरेली की पवित्र धरती में जन्मे सभी महापुरुषों और साहित्यकारों को मैं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आज के कार्यक्रम में महाबली वीरा पासी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हमारी लोधवारी की धरती में रायबरेली परिवार में वर्तमान समय में देश के सबसे बड़े सामाजिक न्याय के योद्धा हमारे आपके प्रिय
बहुजनों की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने वाले रायबरेली परिवार के बेहद प्रिय आदरणीय सम्मानित श्री राहुल गांधी जी का मैं अपनी तरफ से, अपनों की तरफ से, आप सब की तरफ से हृदय की गहराइयों से यहां स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, मंच पे बैठे सभी सम्मानित अभिभावक गणों का भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और मंच पे बैठे दूसरे हमारे अभिभावक बेहद सरल, रायबरेली और अमेठी को अपने जीवन का अधिकांश भाग दे चुके आदरणीय श्री किशोरीलाल शर्मा जी का भी मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में रायबरेली जनपद के सामाजिक न्याय को मानने वाले जितने अभिभावक आए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। साथियों से आग्रह है कि 1 मिनट के लिए शांत रहें, क्योंकि आप उत्साहित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप आए, इसका धन्यवाद। साथियों में मैं आग्रह करूंगा 1 मिनट के लिए। मेरा ये मानना है, सिर्फ मैं 3 बात कहना चाहता हूं सर, आपकी अनुमति से। मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम समझ नहीं रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप शांत रहें। सर, मेरा ये मानना है कि हमको आपको कुछ चीजें बहुत गंभीरता से लेनी है, क्योंकि पूरे देश में जो हो रहा है, हमारा देश वर्तमान समय में संकट के दौर से गुजर रहा है। और आदरणीय राहुल जी पूरे देश में पैदल चल के, मिल के लोगों से और बहुजन समाज के लोगों से विशेषकर मिलके, खेतों में जाके, ट्रक वालों से मिलके, जूता बनाने वालों से मिलके, उनकी पीड़ा को समझने वाला इस देश में कोई एक नेता है तो वो आपके सांसद हैं जो आपके बीच में है। इसको समझिए, ये बहुत गंभीर बात है। ये बहुत गंभीर बात है सर। और एक बहुत गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं, जितना हमारा अनुभव है, भैया एक मिनट, मेरा आग्रह है कि 1 मिनट चुप रहें। सर, मेरा ये अनुभव है, जितना आपने इतिहास पढ़ा है, जितना हम जानते हैं कि देश जब जब संकट में आया है, पहले तो ये गंभीरता से लीजिए कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। और पिछले 5-7 साल से राहुल जी आगाह कर रहे हैं सड़क से संसद तक कि देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। और ये मेरा अनुभव है सर, ये पहली बार है कि जो संकट है ये सरकार द्वारा प्रदान किया हुआ संकट है। इसको समझने की जरूरत है, भूलिए नहीं। दूसरा, इतिहास बताता है कि देश जब जब संकट में आया है, तब तब देश को गांधी ने ही बचाया है। जब देश गुलाम था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन करके अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई और हमारे देश को बचाया। देश जब आतंक से जूझ रहा था तो आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे के इस देश को बचाने का काम किया। जब दक्षिण में आतंकवाद था तो देश के सबसे उदार हृदय के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश को बचाया। और आज देश फिर संकट में है और विश्वास रखिए देश को फिर गांधी ही बचाएंगे, श्री राहुल गांधी बचाएंगे और कोई नहीं बचाएगा। हम लोग सब दिन गांधी के साथ थे, गांधी के साथ हैं, गांधी के साथ रहेंगे। इन्हीं संकल्पों को दोहराते हुए पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। इतनी संख्या में आप आए, आपका हृदय से अभिनंदन। आदरणीय राहुल जी का पुनः अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल गांधी। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के साथ साथ शांति व मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी,
मौलाना आज़ाद जी, मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज सबसे पहले तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे दलित समाज के वीर योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले वीरा पासी जी की प्रतिमा लगाकर हमारे गौरवशाली इतिहास का हमारे पूरे समाज को बोध कराया। इसके लिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे समाज में अनेकों वीरांगनाएं और वीर पैदा हुए। उदा देवी पासी जी, बिजली पासी जी भी हुए, अहिल्याबाई होलकर हुई, अवंतीबाई लोधी हुई, झलकारी बाई हुई, अनेकों वीर जवान और वीरांगनाएं हमारे समाज में, यहाँ तक कि फूलन देवी जी भी हुई। तो ऐसे अनेकों वीर लोग हमारे समाज में पैदा हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के गौरवशाली इतिहास को, इतिहास लिखने वाले लोगों ने, जिनके हाथों में कलम थी, जिनका अधिकार शिक्षा के ऊपर केंद्रित था, जिन लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुजन समाज के वीर जवानों व हमारी वीरांगनाओं के इतिहास को छुपाने का काम किया। लेकिन जमीन के सीने को चीरकर, सच को निकालकर जनता के सामने लाने का काम आज आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में, पूरे देश के इतिहास को पढ़ने के बाद अगर हमें अपने समाज के इतिहास को समझना है तो पहले तो एक बात समझ लो, जो लोग या जो कौम अपने समाज का इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास बना नहीं सकती। तो अगर हमें अपना इतिहास बनाना है तो पहले अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना होगा। आप समझिए कि हमारे हजारों साल की गुलामी का कारण क्या रहा, क्योंकि एक ऐसा संविधान था, एक ग्रंथ था मनुस्मृति, जिसमें इस देश के तमाम शूद्र व चंडालों यानी अछूतों को उसमें चंडाल कहा गया। शूद्र और चंडालों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इसलिए हमारे समाज के, दलित समाज के लोग हजारों साल तक गुलाम रहे, शिक्षा से और ज्ञान से, व्यापार से वंचित रहे। लेकिन उसके बाद इस आंदोलन को ज्योतिबा फूले जी ने शुरू किया, सावित्रीबाई फूले जी ने शुरू किया, साहू जी महाराज ने 1902 में पहली बार अपने साम्राज्य के अंदर पहली बार रिजर्वेशन को 1902 में लागू करके हमारे लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन के संघर्ष से, अपने 5 में से 4 बच्चों को खोकर, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर उन्होंने हमारे समाज को हजारों साल की गुलामी से न केवल आज़ादी दिलाई, बल्कि हमारे समाज के लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से पढ़ने लिखने का, नौकरी का, आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। लेकिन सोच के देखो कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उसके बाद बाबा साहेब के काम को पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम किसने किया? दलितों को आगे बढ़ने का, रिजर्वेशन को इफेक्टिव तरीके से लागू करने का काम किसने किया? उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और ये भी सोच के देखो, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी संविधान सभा में आने के लिए बॉम्बे से चुनाव हार गए और उसके बाद उन्हीं की पार्टी से जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने अपने पद से रिजाइन करके उनको पूर्वी बंगाल से चुनकर संविधान सभा में भेजा। संविधान सभा की 18 समितियों में से 13 समिति के सदस्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। वहां उन्होंने जो काम किया इतिहास में, ऐतिहासिक रूप से संविधान को बनाने में काम किया। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई कि भारत आजाद हुआ और वो क्षेत्र जहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चुनकर आए थे, वो क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, पाकिस्तान में चला गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की संविधान सभा से सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन उसी क्षण कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने और मौलाना आजाद जी ने यह सोचा कि आज जिस प्रकार भारत विविधताओं का देश है, भारत में अनेकों संस्कृतियां, अनेकों धर्म हैं, हजारों जातियां हैं, हजारों साल की गुलामी है, ऐसे में एक ऐसा संविधान लिखने वाला चाहिए जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 18 समितियों में से 13 समिति में रहते हुए संविधान निर्माण में जो योगदान दिया था, उनके मुकाबले का संविधान का ज्ञाता कोई था नहीं। वो लीगल ल्यूमिनरीज थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। वो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दोबारा संविधान सभा में लाना है। तो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद थे, एक संविधान सभा के सदस्य थे बॉम्बे से, डॉक्टर एस जयकर। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर एस जयकर को संविधान सभा से रिजाइन करवाया और वहां यह सुनिश्चित किया कांग्रेस पार्टी ने कि वहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को निर्विरोध रूप से चुनकर संविधान सभा में लाना है, ताकि संविधान लिखने का सपना
इस पूरे विविधता भरे देश को एकजुट कर मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना पूरा हो सके। और संविधान और अभी तभी महात्मा गांधी जी और नेहरू जी और पटेल जी के कार्य से, उनके दृढ़ संकल्प से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया कि हमारे देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को 3000 साल की गुलामी से आजादी दिलाकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। कांग्रेस पार्टी के टाइम पर हमें इतना वजीफा मिल जाता था कि वजीफे के पैसे से ही पढ़ के हमारे लोग इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेते थे, मेडिकल की डिग्री कर लेते थे, लॉ कर लेते थे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, तमाम ऊंची ऊंची कुर्सियों पर हमारे लोग अगर पहुंचे तो ये केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी की वजह से हुआ। लेकिन सोच के देखो, अगर कांग्रेस की नीयत खराब होती, अगर कांग्रेस के मन में इस देश के दलितों को मुख्य धारा में आकर आगे बढ़ने का रास्ता बनाने की भावना ना होती तो क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद उनके दिया हुआ रिजर्वेशन आगे बढ़ता? अगर कांग्रेस की भी नीयत बीजेपी जैसी होती, जैसे आज बीजेपी ने पूरा स्कॉलरशिप खत्म कर दिया, पिछली साल का स्कॉलरशिप आया ही नहीं अभी तक, बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। जो बच्चे जिनका एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ, मेडिकल में हुआ, लॉ में हुआ, आज उनका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया, उनकी फीस जमा नहीं हो पा रही, पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं बच्चे। और दूसरी तरफ जो सैकड़ों पीएसयू कांग्रेस ने बनाए थे, जिनमें हमारे करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली थी, वो सारे कांग्रेस का बनाए पीएसयू सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेच दिए। हमारे नौकरी के रास्ते बंद हो गए, ठेकेदारी प्रथा देश में लागू कर दी। लेकिन मैं अब आज पे आता हूं, आज मैं ये सोचता हूं, क्या भारत आजाद है? आप भी अपने मन में सोच के देखो, क्या भारत आजाद है? क्या हम अपने मर्जी से निर्णय ले सकते हैं? अगर हमें अगर रसिया से सस्ता तेल मिल रहा है और तेल की देश में किल्लत है, तो क्या हमें सस्ता तेल रसिया से खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? लेकिन क्या अब ये अमेरिका तय करेगा? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री अब ये निर्णय कि हमें रसिया से सस्ता तेल खरीदना कि नहीं खरीदना, क्या अमेरिका से पूछ के तय करेंगे? तो हमारे देश की सार्वभौमिकता कहां है? हमारी सोवरेनिटी कहां गई? हम क्या आजाद हैं कि नहीं है? आज हम अपनी मर्जी से सस्ता तेल रसिया से खरीद नहीं सकते, एक कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और तो और नॉर्वे में बेइज्जती करा दी। एक पत्रकार सवाल पूछता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर और सवाल का जवाब दिए बिना निकल जाते हैं। इस तरीके से देश को बार बार शर्मसार करने का काम इधर मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन ऐसे में एक आशा की किरण है, तो वो है जननायक न्यायोद्धा राहुल गांधी, जो आज बहुजनों की मजबूत आवाज बन के उभरे हैं। चूंकि जितने बहुजन समाज के नेता हैं आज सामाजिक मुद्दों पे बोलते नहीं है, रात दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे युवाओं का कत्ल किया जा रहा है, हमारी बस्तियां जला दी जाती हैं, लेकिन कोई आवाज बहुजन समाज के नेताओं से देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक आदरणीय राहुल गांधी है, जो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी और तमाम तरह के उत्पीड़न के बावजूद 55 घंटे तक उनको इंटरोगेट किया गया, उसके बावजूद वो डरे नहीं। इस बहुजन समाज की सामाजिक न्याय की लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और हम सबको ऐसे अवसर पे गौरव की अनुभूति हो रही है, जिस तरह वीरा पासी जी ने हमारा गौरव बढ़ाने का काम किया, उदा देवी पासी जी ने हमारा गौरव बढ़ाने का काम किया, उसी तरह का गौरव बढ़ाने का काम इस पूरे भारत को एकजुट करके, मजबूत करके, आजादी का एहसास दिलाकर हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो हम आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करते हैं। और मैं, चूंकि मेरा तो जो कैडर का काम है, कैडर देने का काम करता हूं, तो मेरे कैडर में तो पूरा पौने घंटे से 1 घंटा कम से कम लगता है। तो मैं अपना बाकी का समय आदरणीय राहुल गांधी जी को दूंगा, उनको सुनूंगा, उनका मार्गदर्शन लेके हम लोग अब उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में अपने समाज को तैयार करने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आने वाले बच्चों को दोबारा गुलाम बनाने से रोकने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए आप गांव-गांव में जाकर आदरणीय राहुल गांधी जी का संदेश देंगे कि नहीं देंगे? हाथ खड़ा करके एक बार बता दो, क्या आप राहुल गांधी जी के साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा के साथ है कि नहीं है? राहुल गांधी जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। मंच पर बैठे हम सबके नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर बैठे महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे अनुसूचित विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे सांसद आदरणीय केएल शर्मा जी, सांसद हमारे तनुज जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथियों, नीचे बैठे हमारे भाइयों और बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जननायक और हम सबके नेता
आदरणीय राहुल गांधी जी आज रायबरेली आए हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पर आए हैं। मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज वो वीरा पासी जी के इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पे आप सबके बीच में आए हैं। मैं निश्चित तौर से जो 1857 का जो गदर जिसने पूरी देश को हिलाकर रख दिया, अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, ऐसे महानायक मंगल पांडे जी, वीरा पासी जी, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया, हम सब लोग आदरणीय राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, अभी 4 दिन पहले निकला हूं, पर निश्चित तौर से इतना कहना चाहूंगा कि एक बार नहीं 100 बार भी अस्पताल जाना होगा, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और इसी कांग्रेस के तिरंगे झंडे में लपेटकर हम सब लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर देश को आजाद कराने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, आम आदमी को, गरीब आदमी को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी ने काम किया वो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ने आगे काम किया और वही सोच हमारे नेता राहुल गांधी की है। निश्चित तौर से ऐसे नेता के लिए हम सबका जीवन कुर्बान है, पूरी ताकत के साथ। जैसे बनारस और मोदी को 24 में पीछे किया 7 राउंड, मैं आदरणीय राहुल जी से कहना चाहूंगा कि 2029 नहीं 2027 में देश के प्रधानमंत्री रहते मोदी को बनारस की धरती पर हरा कर दम लेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।